गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप समय समय पे ऑडिट के लेक्चर्स को पढ़ रहे होंगे। एक बात बड़ी क्लियर है कि कम से कम 6 बार रिवीजन रिक्वायर्ड है ऑडिट जैसे सब्जेक्ट की। तो जब मौका मिले करते रहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आप ऑडिट को रिवाइज करेंगे तो। ठीक है बच्चों, अब एक बात आपको ये समझना पड़ेगा कि जो हमारा ऑडिट है वो अपने में एक एड ऑन सब्जेक्ट माना गया है। एड ऑन का मतलब ये है कि जब भी आप कोई नया लेक्चर देखेंगे तो जो भी आपका प्रीवियस कॉन्सेप्ट होगा उस कॉन्सेप्ट में वृद्धि हो जाएगी। यानी अगर आप ये चाहें कि सर एक ही लाइन में मतलब बता दो किसी भी टॉपिक का, तो ये संभव नहीं है ऑडिट जैसे सब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि ऑडिट को इन लोगों ने बहुत ज़्यादा खुल के विस्तार रूप में बताया है। तो धीरे धीरे हमारा क्या होगा, प्रोसेस ऐड ऑन होता रहेगा। पहले ये टॉपिक मतलब ये कोई टॉपिक है हमारे पास, उसके बारे में इतना पढ़ा, फिर इसमें इजाफा हो गया, फिर आपका और इजाफा हो गया, फिर आपका और इजाफा हो गया, और अंत में आते आते पूरी फिगर पता चल जाएगी। अच्छा यार, ये तो ये टॉपिक था। ठीक है, तो किसी भी लेक्चर के अंदर आपने ये नहीं समझना कि इस टॉपिक का यहाँ पर अंत हो गया है और ये तो आगे आएगा ही नहीं। इसके अंदर एक्यूमुलेशन वाला फैक्टर है, चीज़ें इकट्ठी होती रहेंगी, एड ऑन प्रोसेस होता रहेगा, चीज़ें अपडेट होती रहेंगी। किसी भी तरह की कोई समस्या आती है, हर लेक्चर में बोलता हूँ कि आप मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम विकास कपूर है। ऑडिट की जो हमारी क्लासेस हैं उनके फेस टू फेस बैचेस भी हम कंडक्ट करते हैं, और फेस टू फेस बैचेस हमारे दिल्ली में कंडक्ट होते हैं। दिल्ली में 2 जगहें हैं, एक का नाम रोहिणी है और एक का नाम लक्ष्मी नगर है। जिनको मेरी स्पीड स्लो लग रही है पढ़ाने की, वो अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। यूट्यूब में फीचर अवेलेबल होता है कि आप स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं 1.2x से 1.5 से 2 तक भी कर सकते हैं, अगर आपका करने का विचार हो तो। हर बच्चे का पढ़ने का एक सिस्टम होता है। तो वैसे भी आप जेनजी वाली जनरेशन है, तो आपको फास्ट स्पीड में पढ़ने में मज़ा आता है। अगर हम ऑडिट जैसे सब्जेक्ट की बात करते हैं तो यस, हमें टारगेट करना है कि हम 65 नंबर गेन कर सकें या 70 नंबर। ये नंबर हमारे मिनिमम आने चाहिए और ये आ जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑडिट की बात करेंगे, थोरेटिकल पेपर है हमारे पास, और सीए वाले बच्चे का प्रैक्टिकल में बड़ा मज़ा आता है उसको। हालांकि आज की डेट में प्रैक्टिकल की बात करेंगे 50% का प्रैक्टिकल होता है, थ्योरेटिकल की बात करेंगे, थ्योरी बेसिस की बात करेंगे, अगेन 50 नंबर का है। तो अब सीए हमारा सक्षम है दोनों जगहों को मैनेज करने में। बैचेस आप कैसे भी ले सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा फेस टू फेस बैच लेना है वो भी एप्लीकेबल है, ऑनलाइन बैच आपको लेना है वो भी एप्लीकेबल है। जो आपको अच्छा लगता है वो ले लीजिए। अब कुछ हमारे अंग्रेज़ टीचर हैं जो कहते हैं फेस टू फेस बकवास होता है, वो कहते हैं ऑनलाइन बढ़िया होता है। ऑनलाइन में भी 2 मोड आते हैं हमारे पास, एक होता है लाइव मोड और एक होता है रिकॉर्डेड मोड।
ये जो कहते हैं ना फेस टू फेस लेक्चर लेटर से हमारे बेकार होते हैं, ये सबका अपना ओपिनियन है बेटा। इससे बेस्ट कुछ होता ही नहीं है अगर आप लोकेशन के नज़दीक रहते हो तो। समझ में आ रही बात? मान लो आप कहाँ रह रहे हो, लक्ष्मी नगर में, और आपका टीचर कहाँ पढ़ा रहा है, लेटर से रोहिणी में, तो डेफिनेटली 1 घंटा 1.5 घंटा यहाँ जाना बकवास है। आप 1 घंटा आने जाने में लगाओगे, 2 घंटे आपके ख़राब हो जाएंगे, तो आप अवॉइड कर सकते हो। पर कुछ समझदार बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, सीधा मेट्रो पकड़ते हैं, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, कान में लीड डालते हैं और कोई और लेक्चर सुनते हुए आते हैं, तो उनका वो जो 1 घंटे का समय है उसका वो ज़्यादा अच्छा यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। तो किसी टीचर की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। मान लो कोई टीचर कहाँ बैठा हुआ है, फरीदाबाद बैठा हुआ है। अब वो ऐसी जगह बैठा है जहाँ पे सीए की मार्केट ही नहीं है। अब ये बंदा क्या बोलेगा जी, फेस टू फेस तो बकवास होता है। अरे पता है भैया, आपका सेंटर लक्ष्मी नगर में नहीं है, आप लक्ष्मी नगर में आए थे, पिट के चले गए हो। तो डेफिनेटली ये बंदा क्या करता है, ये बंदा बच्चों को डीमोटिवेट करता है फेस टू फेस क्लासेस के लिए, ताकि बच्चा उससे ऑनलाइन क्लासेस पढ़ सके। फ़िलहाल बेस्ट जज आप हो, जिस चीज़ में आपको ज़्यादा अच्छा आउटपुट मिलता है उसकी तरफ आप डाइवर्ट हुई है। फेस टू फेस बढ़िया लगता है वो पढ़िए। बस सिंपल सा ये है कि जो भी आपका आने जाने का समय है, अगर आप उसको ढंग से मैनेज कर लेते हैं, वेस्टेज नहीं करते हैं, तो वो सोर्स ऑफ स्टडी आपके लिए बेस्ट हो जाता है। चलिए, बेकार की बातें छोड़ देते हैं, अब हम थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में ऑडिट के बारे में पढ़ा था, आज हम इस ऑडिट के कॉन्सेप्ट में बड़ी ज़्यादा वृद्धि करने जा रहे हैं, लेवल इंक्रीज करने जा रहे हैं। हमने कहा जी ऑडिट क्या होता है, हमने कहा जी ये तो हमारा इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है। पहला पॉइंट हमारे पास ये आ गया कि मैं अगर आपसे बोलता हूँ कि ऑडिट की क्या परिभाषा है, तो हमने क्या बोला, इट रेफर्स टू इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। किसका? हमने कहा जी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। ये नया शब्द आ गया। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ने जा रहे हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है भैया, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या फ़र्क होता है वो सब बताएंगे। ऑफ एन एंटिटी, एंटिटी प्रॉफिट कमाती है या नहीं कमाती है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। अगर लॉस अकर हो रहा है तो भी वहाँ पे ऑडिट होगा, प्रॉफिट हो रहा है तो भी वहाँ पे अकर ऑडिट होगा। अगर कोई एनजीओ है हमारे पास, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मूल उद्देश्य सेवा करना होता है, पैसा कमाना नहीं होता है, ऑडिट तो उसका भी होगा भैया। फिर उन्होंने बोला इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म। ठीक है जी, with the purpose to express an opinion thereon। ये हमारे पास कुछ शब्द आ रहे हैं जो हमें डिटेल में स्टडी करने हैं। तो सर प्रीवियस जो हमने इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी कि हमने कहा था इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या वो गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है भैया, वो एड ऑन प्रोसेस है हमारे पास। अब हम अपने आंसर को और अच्छा सुधारने जा रहे हैं, धीरे धीरे आपके आंसर सुधरेंगे। ठीक है बेटा,
तो हमने यहाँ पे क्या बोला कि जब मैं ऑडिट की बात करता हूँ तो ऑडिट किसको रेफ़र करता है, ये रेफ़र करता है हमारे पास इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है यहाँ पे, मेरे पास क्या आ रहा है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आ रहा है। अब स्वाभाविक सी बात है, मैं बोलता हूँ जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में क्या फ़र्क होता है, बिल्कुल फ़र्क होता है हमारे पास। क्या फ़र्क होता है वो सारी बातें हम देखेंगे अभी। सबसे पहले यहाँ पे शब्द क्या आ रहा है मेरे पास, इंडिपेंडेंट। हमने कहा ऑडिट कौन करेगा, हमने कहा सीए करेगा। सीए के पास क्या होना चाहिए, सीओपी होना चाहिए। सीओपी का मतलब क्या होता है, सर्टिफिकेशन ऑफ प्रैक्टिस। इस सीए को हमने टेक्निकल भाषा में क्या बोल दिया, ऑडिटर। और ये हमारे पास क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इसका हाथ नहीं रुकना चाहिए ऑडिट करते समय, ये प्रेशर में नहीं होना चाहिए, दबाव में नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे हमने कहा जी एक सीए है, उसका नाम क्या है, सीए शाहरुख खान, ठीक है जी। ये रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का क्या करेगा, ऑडिट करेगा। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग। अब रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का हमने कहा शेयर का जो भाव है वो कितने का है, हमने कहा अभी का शेयर का भाव है मान लो 1350 रुपये, एक रफली एग्जाम्पल ले रहे हैं। हमारे शाहरुख खान जी ने क्या कर रखा है, इस कंपनी के ऊपर 1 करोड़ रुपये लगा रखे हैं 1350 के हिसाब से, तो काफ़ी सारे शेयर्स आ गए। अब शाहरुख खान जी कहाँ चले गए, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड चले गए। क्या करने चले गए, ऑडिट करने चले गए। वहाँ पे इनको क्या नज़र आ गए, कुछ फ्रॉड नज़र आ गए। क्या नज़र आ गए, एरर नज़र आ गए। इनको पता है कि अब मेरे को ये फ्रॉड और एरर क्या करना है, इनका खुलासा करना है। खुलासा करने से पहले ये मैनेजमेंट से बात करेंगे, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की मैनेजमेंट से बात करेंगे कि सर आपके यहाँ पे फ्रॉड आ रहे हैं, एरर आ रहे हैं, सुधार लीजिए। अपने कंपनी के इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर आप प्रॉपर आईसीएस लगा लीजिए। और आईसीएस का मतलब मेरा यहाँ पे क्या होता है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगा लीजिए बढ़िया वाले। मैनेजमेंट इस बात को अनदेखा कर देती है। क्यों कर देती है, क्योंकि उसको लगाने के लिए लेट से 100 करोड़ का खर्चा है। मैनेजमेंट कह रही है शाहरुख खान पागल है, पागल सीए है, इसकी बात क्या माननी। उसने अनदेखा कर लिया। तो शाहरुख खान ने क्या करा, अपनी ऑडिट रिपोर्ट में बयान कर दिया कि इस कंपनी के जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है बढ़िया वाले नहीं है, कंपनी को फ्रॉड की, थ्रेट की, रिस्क के चांसेस हैं। तो अब अल्टीमेटली जब बाज़ार में रिपोर्ट आई तो 1350 का जो शेयर का भाव था वो लेट से गिर के कितना होगा, 1100 का हो गया। शाहरुख खान ने कितना पैसा लगा रखा था, 1 करोड़ का। क्या ये शेयर का भाव गिरने से शाहरुख खान की शेयर की वैल्यूएशन में फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, डाउनफॉल पड़ेगा। तो पता लग गया शाहरुख खान को तो मोटी चोट लग गई। मोटा मोटा लेट से हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि मान लो 20% शेयर का भाव गिर गया, तो यानी शाहरुख खान का जो 1 करोड़ का माल था वो कितने में पहुंच गया, 80 लाख रुपए में पहुंच गया। तो क्या शाहरुख खान ऐसा करना चाहेगा, कदापि नहीं करना चाहेगा। और ऐसा आदमी हमेशा गलत तरीके से काम करेगा। वो कभी भी शेयर होल्डर्स को सच्चाई बयान नहीं करेगा। वो कभी भी सरकार को, वेंडर्स को, कस्टमर्स को, बैंकर्स को, रिसर्च एनालिस्ट को इस तरह की सही जानकारी बयान नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो ऐसी इन्फॉर्मेशन मार्केट में लॉन्च करेगा, ऑडिट रिपोर्ट में ऐसे ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा जिससे ये दर्शाया जाए कि जो कंपनी है वो ढंग से काम नहीं कर रही है, तो हो सकता है उसका शेयर गिर जाएगा। और जब शेयर गिरेगा तो शाहरुख खान की वेल्थ भी गिरेगी। तो क्या यहाँ पे शाहरुख खान आज़ाद था, बिल्कुल आज़ाद नहीं था। तो क्या सीए शाहरुख खान को ऑडिट करना चाहिए या ऑडिट करवाना चाहिए, बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए। क्योंकि भैया इसके पास शेयर हैं, इसका जो नेचर है वो इंडिपेंडेंट कैटेगरी का नहीं है, इसका नेचर डिपेंडेंट कैटेगरी का है। ठीक है बेटा। अब लेटेस्ट हमने यहाँ पे ये बोला कि एक और सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। हमने कहा शाहरुख खान की अपनी कंपनी है, शाहरुख खान का एक बेटा भी है, बेटे का नाम है लेटेस्ट से आपका आर्यन खान। हमने कहा भैया आर्यन खान भैया क्या बन गए, सीए बन गए। और अभी अपने पिताजी की कंपनी को क्या करना चाहते हैं, ऑडिट करना चाहते हैं। अब यानी कि कहने का मतलब ये है कि बेटा जो है बाप की कंपनी को ऑडिट करना चाहता है।
या अपने चाचा जी की कंपनी को ऑडिट करना चाहता है, या अपने मामा जी की कंपनी को ऑडिट करना चाहता है, या लेटर से अपनी बहन की कंपनी को ऑडिट करना चाहता है, तो आप क्या कहते हैं कि क्या ये जो बेटा है इंडिपेंडेंट तरीके से ऑडिट कर पाएगा? नहीं जी, इसकी इंडिपेंडेंसी में क्या आएगी? रुकावट होगी, ये इंडिपेंडेंट ऑडिट परफॉर्म नहीं कर पाएगा, है ना। अगर आर्यन खान ने ये बोल दिया पिताजी को, शाहरुख खान को, कि पापा आपकी तो कंपनी में चोरी हो रही है, आपकी कंपनी में फ्रॉड हो रहे हैं, आपकी कंपनी में एरर्स हो रहे हैं, आपकी कंपनी का जो रिस्क का लेवल है वो बड़ा हाई है, आपकी कंपनी में जो थ्रेट्स का लेवल है वो बड़ा हाई है, आपकी कंपनी में बढ़िया वाले इंटरनल कंट्रोल सिस्टम नहीं लगा रखे, आपके तो अकाउंटेंसी में मैनिपुलेशन है, एरर ऑफ ओमिशन है, एरर ऑफ कमीशन है, एरर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, ये नाम आपने 11वीं में सुने हुए हैं, है ना। तो अब एक बात बताओ, क्या शाहरुख खान का बेटा अपने हाथ में या अपने माथे में लिखा सकता है कि मेरा बाप चोर है? मतलब ही नहीं। तो कभी नहीं लिखवा पाएगा कि मेरा बाप चोर है भैया, क्योंकि यहाँ पे क्या फैक्टर आ गया हमारे पास? यहाँ पे फैक्टर आ गया हमारे पास, डिपेंडेंसी वाला फैक्टर आ गया। इसलिए हमने यहाँ पे ये बोला कि जब भी कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी कंपनी की ऑडिट करेगा तो उसके अंदर डिपेंडेंसी वाला फीचर नहीं आना चाहिए, उसके अंदर इंडिपेंडेंसी वाला फीचर आना चाहिए। किसी भी प्रेशर में आकर वो अपने फैसलों को चेंज नहीं करेगा और हर एंगल से वो एथिकली काम करेगा। आई बात समझ में? चलो, ये बात आपको क्लियर होगी। ऐसे ही मैंने एक और एग्जांपल लिया। हमने कहा मुकेश अंबानी जी ने शाहरुख खान को बोला कि यार आप तो सीए हो, आप एक काम करो, मेरी कंपनी के जो अकाउंट्स हैं, खाते हैं, आप उसको मैनेज कर लो, और आप नहीं मैनेज करें तो आप ही क्या कर लो, ऑडिट कर लो। तो अब बताओ, क्या ये दोनों काम शाहरुख खान को करने चाहिए? क्या हम उसको अलाउ कर सकते हैं? क्या शेयर होल्डर ऐसे इंसान को पसंद करेंगे जो खुद ही अकाउंट्स बनाएगा और खुद ही ऑडिट करेगा? मतलब ही नहीं। क्या शाहरुख खान अपनी कमी खुद निकाल पाएगा? बिल्कुल नहीं निकाल पाएगा। क्या यहाँ पे लेवल ऑफ इंडिपेंडेंसी उसको मिलेगा? मतलब ही नहीं मिलेगा। यानी वो खुद ही अपने अकाउंट्स मेंटेन करेगा और खुद ही एग्जामिन करेगा और खुद ही बोलेगा कि मैंने जो अकाउंट्स बनाए हैं उसमें फ्रॉड हो रहा है, एरर हो रहा है, मैनिपुलेशन हो रही है, एरर ऑफ ओमिशन है, कमीशन है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। तो ऐसी बातें वो नहीं कर पाएगा। यानी अगेन हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंसी वाला फीचर इफेक्टेड होता है। तो यानी हम साफ कह रहे हैं कि ऑडिट कौन करेगा? हमने कहा ऑडिट एक इंसान करेगा। ठीक है बेटा, इंसान का नाम यहाँ पे क्या आ रहा है? हमने कहा इंसान का नाम आ रहा है ऑडिटर। और ऐसे बंदे के पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? हमने कहा सी होना चाहिए। साथ में क्या होना चाहिए? सर्टिफिकेशन और प्रैक्टिस होना चाहिए। उसके बाद सीओपी होना चाहिए। और ऐसे इंसान के पास क्या होनी चाहिए? आज़ादी होनी चाहिए, जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया? इंडिपेंडेंसी का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये हमारा ज्ञान यहाँ तक नहीं सिमटता। आने वाले लेक्चर में हम आपको इंडिपेंडेंसी के बारे में और बड़ी सारी केस स्टडीज़ बताएंगे, किन किन कारणों में इंडिपेंडेंसी हैम्पर होती है, कब हम एक सीए को इंडिपेंडेंट कह सकते हैं, कब हम एक सीए को डिपेंडेंट कह सकते हैं। वो सारे केसेस आपसे डिस्कस करेंगे। और लेक्चर की स्टार्टिंग में मैंने बोल दिया था, कभी भी किसी भी लेक्चर को किसी भी टॉपिक के लिए एंड मत समझना, ठीक है ना। अब बच्चों के दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि सर आपने खतरनाक शब्द का इस्तेमाल करा और वो नाम है आईसीएस, है ना, जिसको हमने टेक्निकली क्या नाम दिया? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का नाम हमने यहाँ पे दिया हुआ है। सर ये क्या बला होती है? ये बड़ी ख़तरनाक बला होती है बेटा। और ये एक ऐसा एरिया होता है कि जितने भी करंट हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, सारे तो नहीं कह सकते, जो भी हमारे ऑडिटर हैं इस आज की डेट में, उनका लेवल इस एरिया में बड़ा कमज़ोर होता है। क्योंकि किसी ज़माने में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के साथ सारा का सारा काम क्या होता था? आपका मैनुअली होता था। आज हमने अपने इस काम के अंदर किसका इस्तेमाल कर लिया है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लिया है। और यानी हमने अपने इस अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर या ऑडिटिंग सिस्टम के अंदर हमने कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल कर लिया है। और जब हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पे हार्डवेयर की बात भी आती है, सॉफ्टवेयर की बात भी आती है, नेटवर्किंग की बात भी आती है। ठीक है जी। तो डेफिनेटली ये जो एक एरिया होता है, यहाँ पे सीए हमारा हमेशा कमज़ोर ही रहा है। और पता नहीं क्यों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नाम आता ही उसके हाथ कांपने स्टार्ट हो जाते हैं। वो कंप्यूटर को बर्दाश्त नहीं कर पाता, कंप्यूटर को झेल नहीं पाता। अब जैसे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जैसी कंपनी है हमारे पास, है ना,
तो वहाँ पे हमारे पास हमने एग्जांपल लिया कितने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, मैंने कहा 3,45,000 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, और सारे के सारे एम्प्लॉयज़ को हम लोगों ने क्या दे रखा है, कंप्यूटर सिस्टम दे रखा है, या हम लोगों ने क्या दे रखा है, लेटर से आपका लैपटॉप दे रखा है ना। उस कंपनी के अंदर मेरे पास क्या होता है, एक बड़ी सी मशीन होती है, बड़ी सी मशीन को हमने यहाँ पे क्या नाम दिया, सर्वर का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। सर्वर एक बड़ी सी मशीन होती है। उस सर्वर के अंदर मेरे पास क्या पड़ा होता है, डेटा पड़ा होता है। उस सर्वर के अंदर मेरे पास कंपनी का क्या पड़ा होता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम पड़ा होता है। उस सर्वर के अंदर मेरे पास क्या पड़ा होता है, आपका नॉलेज पड़ा होता है। उस सर्वर के अंदर मेरे पास क्या पड़ा होता है, आपका विजडम पड़ा होता है। सर ये डेटा के अंदर, इंफॉर्मेशन के अंदर, नॉलेज का, विजडम के अंदर क्या डिफरेंस होता है, पढ़ेंगे आगे, स्टडी करेंगे इन चारों में क्या फ़र्क होता है, सब जानकारी बताऊंगा। ऑडिट ना हर दिन हम खोदते चले जाएंगे और चीज़ों की गहराई में जाएंगे, हम काफ़ी अच्छी गहराई में जाएंगे ताकि हमारा लेवल एडवांस हो सके। तो ये बड़ा सा सर्वर है, इसके अंदर डेटा पड़ा हुआ है, इन्फॉर्मेशन पड़ा हुआ है, नॉलेज पड़ा हुआ है, विजडम पड़ा हुआ है, और ये कंपनी की क्या मानी गई है, ये कंपनी की मानी गई है जान। ठीक है जी। कल को अगर ये जान को चोट लग गई, किसी हैकर ने इस डेटा को अगर हैक्ड कर लिया या उसको बर्बाद कर दिया, बर्बाद करने का मतलब क्या होता है, क्रैक्ड कर दिया, तो कंपनी को बड़ी मोटी चोट लगेगी, बड़ी मोटा नुकसान होगा। तो ऐसा सर्वर का जो डेटा है वो हैकर हैक ना कर पाए, उसके लिए हर कंपनी को बोला जाता है कि सर आपको एप्रोप्रिएट क्या लगाने पड़ेंगे, आपको एप्रोप्रिएट बढ़िया वाले इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगाने पड़ेंगे, तब जाकर काम आपका बढ़िया वाला हो पाएगा। अगर आप बढ़िया वाले इंटरनल कंट्रोल सिस्टम नहीं लगाते हैं तो डेफिनेटली यस कंपनी को नुकसान होगा। और अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हमने कंपनी में बढ़िया वाले नहीं लगाए तो हमारी कंपनी में एरर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, हमारी कंपनी में फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, कंपनी में काम करने का रिस्क का लेवल बढ़ जाता है, और लेटर से यहाँ पे कंपनी को मोटी मोटी क्या मिल सकती हैं, थ्रेट्स मिल सकती हैं। और जब किसी कंपनी को एरर मिलेगा, फ्रॉड मिलेगा, रिस्क मिलेगा, थ्रेट मिलेगा, तो जायज़ सी बात है उस कंपनी की किस में बात आ जाएगी, गोइंग कंसर्न में बात आ जाएगी। यानी गोइंग कंसर्न मतलब ये है, आप जानते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अंदर आपने पढ़ा था कि गोइंग कंसर्न से हमारा यहाँ पे क्या मतलब होता है कि फ्यूचर में वो कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाएगी, काम नहीं कर पाएगी। क्योंकि जब भी हम कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं तो हम हमेशा फ्यूचर को देख के स्टार्ट करते हैं कि ये कंपनी 5 साल तक चलेगी, 10 साल तक चलेगी, 15 साल तक चलेगी, 50 साल तक चलेगी। तो अगर आपने अप्रोप्रिएट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम नहीं लॉन्च करे तो डेफिनेटली आपकी कंपनी के गोइंग कंसर्न के मुद्दे पे फ़र्क आ जाएगा। आई बात समझ में या नहीं आई है? तो अब ये देखने वाली बात है कि ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का जो संपर्क है ना, वो आज की डेट में किसके साथ है, हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ है ना। अब क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तो आपको आईसीए वाले क्या प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। और आप कितनी सुंदर ट्रेनिंग करते हैं, कितनी सुंदर पढ़ाई करते हैं, कितना आईटी का आपको ज्ञान होता है, वो सारी जानकारी निकम्मो तुम सबको पता है कि तुम्हारा क्या लेवल है ना। तो डेफिनेटली जब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की ऑडिट की बात आती है या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के रेफरेंस की बात आती है तो यहाँ पे सीए हमारा काफ़ी कमज़ोर महसूस करता है। क्या पता आने वाले समय में सीए अपने आप को अच्छा अपडेट कर ले, बढ़िया काम कर ले, पर अभी तो फ़िलहाल जितने भी हमारे ट्रेडिशनल सीए हैं या जो अपकमिंग जनरेशन के सीए हैं उनमें ये कमज़ोरी देखी गई। और ये कमज़ोरी के लिए सीए वाला बच्चा खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसको अप्रोप्रिएट क्वालिटी की ट्रेनिंग नहीं मिलती है। ट्रेनिंग को वो फॉर्मेलिटी लेके चलता है, जल्दी ख़त्म करने का प्रयास करता है, चालू काम करने का प्रयास करता है, और उसको ये नहीं पता ये चोट बाद में कितना लंबा नुकसान देगी। ठीक है। तो बस ये लेक्चर बताने का मेरा ये पर्पज़ था कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बड़ा ख़तरनाक है। आने वाले समय में हमें काफ़ी सारे घंटे स्पेंड करने पड़ेंगे इस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के अंदर, और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया ज्ञान दे सकूं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को लेकर, ताकि जब मेरे वाला बच्चा फ्यूचर में मार्केट में ऑडिट करने जाए तो वो किसी तरीके से पिछड़ा ना माना जाए और हर कंपनी की ऑडिट को वो शानदार तरीके से कर सके। ठीक है बच्चे, तो ये हमने एक छोटा सा जानकारी पढ़ा। क्या जानकारी पढ़ा कि ऑडिट का मतलब मेरे पास क्या होता है, हमने कहा ऑडिट का मतलब होता है हमारे पास एग्जामिनेशन, है ना। एग्जामिनेशन करने को हमने क्या नाम दिया था, ऑडिट का नाम दिया था। चेकिंग करने को हमने क्या नाम दिया था, ऑडिट का नाम दिया था। वेरिफिकेशन को हमने क्या नाम दिया था, ऑडिट का नाम दिया था। इंस्पेक्शन को हमने क्या नाम दिया था, ऑडिट का नाम दिया था। इवैल्यूएशन को हमने क्या नाम दिया था, ऑडिट का नाम दिया था। अब इसके एग्जामिनेशन नाम के शब्द में हमने एक चांद लगा दिए, और उस चांद का नाम मेरे पास क्या है, इंडिपेंडेंट की बात हम कर रहे हैं। यानी इंडिपेंडेंट तरीके से हमारा काम होना चाहिए, हमारा ऑडिटर किसी भी एंगल से बंदिश को महसूस नहीं करेगा।
ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये जानकारी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ ली। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ा कि इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन तो हमारे पास होता है, किसका होता है, पिछले लेक्चर में हमने बोला था फाइनेंशियल स्टेटमेंट का होता है। अब मैं थोड़ा सा लेक्चर का लेवल बढ़ा रहा हूँ और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जगह मैं एक ज़्यादा खतरनाक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसको हमने क्या नाम दिया, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है भैया, किसका नाम दिया हम लोगों ने, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का नाम यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑडिटर क्या करेगा, एग्जामिन करेगा, चेकिंग करेगा, वेरीफाई करेगा, इंस्पेक्शन करेगा, इवैल्यूएशन करेगा, किसका करेगा, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का। और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के अंदर हमारे पास क्या आता है, कोर एरिया आता है, जिसको हमने क्या नाम दिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम दिया। और ये जो ऊपर का लेवल है इसको हमने क्या नाम दिया, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का नाम दिया। तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बेटा अपने में क्या माना गया है, एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट माना गया है, किसके संपर्क में, एज कम्पेयर टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट के संपर्क में। जब हमने लास्ट क्लास में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए मेहनत करी थी तो हमने क्या बोला था कि इसके बड़े सारे कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास। वो कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, हमने कहा जी यहाँ पे बैलेंस शीट होती है, यहाँ पे मेरे पास क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है मेरे पास, यहाँ पे हमारे पास कैश फ्लो का भी ज्ञान आता है, यहाँ पे हमारे पास नोट्स टू अकाउंट्स का ज्ञान भी आता है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आता है आपका अपना स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, इसके बारे में भी जानकारी आती है। तो जब मैं ये 5 चीज़ों को एकत्रित करता हूँ तो मेरे पास क्या ज्ञान बनता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ज्ञान बनता है। आई बात समझ में। तो मोटा मोटे कितने नाम आते हैं, नाम आपको याद होने, कंठस्थ याद होने चाहिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो हो गया, आपके नोट्स टू अकाउंट्स हो गए, और साथ में हमारे पास क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी हो गया। ये 5 तरह की चीज़ों को हम क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं। हमारा सीए जो है वो ऑडिट करता है। और डेफिनेटली यस, ये किसके पार्ट माने गए, हमारे कंपोनेंट्स माने गए हैं। किसके कंपोनेंट्स माने गए हैं, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंपोनेंट्स यहाँ पर माने गए हैं। क्लियर है बात सभी को, राइट। तो ये हमारे पास आपका जानकारी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर। अब ये जो भी बैलेंस शीट होती है, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, जो भी कैश फ्लो होता है, जो भी नोट्स टू अकाउंट होता है, या जो भी हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी होता है, ये बेसिकली किसको रेफर करता है, ये हमेशा रेफर करता है, इट ऑलवेज रेफर्स टू द हिस्टोरिकल डेटा। ठीक है जी, इसके अंदर हमारे थोड़ा से पिछले टाइम पीरियड की जानकारी होती है। ये हमारे फ्यूचर के बारे में जानकारी नहीं प्रोवाइड करता, ये हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स को, हिस्टोरिकल डेटा की जानकारी हमारी प्रोवाइड करता है। ठीक है जी। और जहाँ पर हमने जो भी एक्सप्रेस करा है, इसके अंदर जो भी जानकारी हमारी एक्सप्रेस होती है वो हमेशा इन टर्म्स ऑफ मनी होती है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे, जो भी आपके रिकॉर्ड्स होंगे, उनका जो संपर्क होगा वो किसके साथ होगा, सीधा पैसे के साथ होगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कितने नाम आते हैं हमारे पास, 5 नाम आते हैं। और 5 नाम की अगर मैं बात करूँगा तो बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, कैश फ्लो हो गया, आपका नोट्स टू अकाउंट्स हो गया, और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी हो गया। और इसके अंदर जो भी जानकारी होगी, आपका जो भी इंफॉर्मेशन होगा, वो सारा का सारा आपका हिस्टोरिकल डेटा मेंटेन करता है, यानी पास्ट के बारे में जानकारी मेंटेन करता है। ठीक है बेटा, पास्ट के बारे में जानकारी मेंटेन करता है। और इसके अंदर जो भी जानकारी होती है वो उल्टी सीधी नहीं होती है, वो सीधा किसके संपर्क में होती है, आपके मनी के संपर्क में आपकी होती है। ठीक है जी। और नोट्स टू अकाउंट्स की जब हम बात करते हैं तो उसकी जानकारी तो आपने AS1 के अंदर पढ़ी हुई है कि यहाँ पर हम किसकी बात करते हैं, सीधा आपके डिस्क्लोजर्स की बात करते हैं कि चीज़ों को हमें स्पष्ट करना पड़ता है, डिस्क्लोज करना पड़ता है। तो वो सारी की सारी चीज़ें हमारी किसके अंदर आती हैं, आपकी नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर आती हैं। तो जब मैं ये 5 चीज़ों को आपस में इकट्ठा करूँगा तो ये मेरे पास क्या बनता है, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। ये हमने लास्ट क्लास में सीख लिया था। अब यहाँ पे हिसाब किताब आता है कि बताइए हमारा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से क्या मतलब है। तो पहली बात, अगर मैं फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की बात करूँगा तो मैं इसको क्या बोलूँगा जी, ये मेरी ब्रॉड टर्म है। पहला पॉइंट मेरे पास ये है, ये अपने में क्या माना गया है, आपका वाइडर कॉन्सेप्ट माना गया है। ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, फाइनेंशियल डेटा के बारे में भी जानकारी होती है और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के बारे में भी जानकारी होती है हमारे पास। ठीक है जी। यहाँ पे मल्टीपल रिपोर्ट्स के बारे में भी जानकारी होती है।
और ये जो डेटा है, ये जो रिकॉर्ड्स है, ये जो रिपोर्ट्स है, ये सारी की सारी किसको रिफ्लेक्ट करती है? ये सारा का सारा आपके फाइनेंशियल मैटर्स को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है जी, किसको रिफ्लेक्ट करता है? फाइनेंशियल मैटर्स को रिफ्लेक्ट करता है। अब जब हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास क्या पड़ा होता है? रॉ डेटा पड़ा होता है। अब रॉ की बात करेंगे तो रॉ से मेरा क्या मतलब है? हम कहते हैं जी यहाँ पर हमारे पास वाउचर्स का ज्ञान होता है, यहाँ पे हमारे पास इनवॉइसेस के बारे में भी जानकारी होती है, यहाँ पे हमारे पास लेजर्स के बारे में भी जानकारी होती है, पेरोल रिकॉर्ड्स के बारे में भी जानकारी होती है। पेरोल का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर एम्प्लॉयज़ की सैलरी के बारे में, एचआरए के बारे में, डीएनएस अलाउंस के बारे में, कमीशन के बारे में सारा ज्ञान होता है, उसको हमने पेरोल रिकॉर्ड्स का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। क्योंकि कंपनी में एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह बड़ा हैवी एक्सपेंडिचर माना गया है तो उसको भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है जी। और यहाँ पे हमारे पास कंपनी के बजट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन होती है। यहाँ पे हमारे पास आपका ट्रायल बैलेंस के बारे में, इसमें तो आप मास्टर हो, उसके बारे में भी जानकारी होती है। और साथ ही साथ हमने बोला कि जब मैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात करता हूँ तो यहाँ पर मैनेजमेंट की रिपोर्ट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन मेंटेन होता है। देख रहे हो हमारा दायरा जो है वो बढ़ चुका है। ठीक है जी। समझ आ रही बात? तो यानी कि वाउचर हो गया, इनवॉइस हो गया, लेजर हो गया, पेरोल रिकॉर्ड्स हो गए, बजट्स हो गया, मैनेजमेंट की रिपोर्ट्स होगी, ट्रायल बैलेंस हो गया, ये सारी जानकारी क्या बनाएगी? एक गुच्छा बनाएगी। और उस गुच्छे को हमने क्या नाम दिया? आपका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का नाम दिया हुआ है। मान लो हमें इसके अंदर कंपनी की जो हमारे पास मंथली सेल रजिस्टर है, मंथली सेल्स रजिस्टर है, वो भी इस कैटेगरी में आ जाता है। वो जानकारी भी हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर कंसिडर करते हैं। स्वाभाविक सी बात है, कैश बुक की एंट्रीज को भी हम काफ़ी गहराई में ऑडिट करने का प्रयास करेंगे, एग्जामिन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है जी। और साथ ही साथ यहाँ पे कॉस्ट रिपोर्ट को भी हम कंसिडर करते हैं, जो कि मैनेजमेंट को ज्ञान देने के लिए बनाई जाती है कि भैया ये कॉस्टिंग है, इतना कॉस्टिंग बैठना चाहिए, प्रोजेक्ट इतने खर्चे में कंप्लीट होना चाहिए। वो सारा जानकारी हमारे पास आता है किसके अंदर? जब हम बात करते हैं आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर एक मोटे मोटे शब्द में हमें क्या लिखना है कि यार यहाँ पे जो भी डेटा होगा, लिख लीजिए बड़ा बड़ा, यहाँ पे जो भी हमारे पास डेटा होगा वो सारा का सारा मनी रिलेटेड डेटा रहेगा हमारे पास। पैसे के अलावा दूसरी बात हम नहीं करेंगे। ठीक है भैया। जो भी डेटा होगा हमारा पैसे को लेकर ही होगा, तो पैसे के संपर्क में हमारे पास सारी की सारी जानकारी होगी। तो जब बेटा मैंने इतना सारा ज्ञान आपका इकट्ठा कर लिया तो इस ज्ञान को बदले में हमने क्या नाम दिया? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। राइट। तो जब हम कहते हैं कि ऑडिट इज़ एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इसका मतलब ये होता है कि भैया अब इसका स्कोप बढ़ जाता है। जो हमारा ऑडिटर है वो केवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही नहीं बल्कि उसके पीछे की जितनी जानकारी है, जैसे लेजर्स हो गया, वाउचर हो गया, मैनेजमेंट रिपोर्ट्स हो गया या शेड्यूल्स हो गया, जो सपोर्ट करते हैं हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए, वो भाई उसको भी क्या करेगा? एग्जामिन करेगा। तो किसी ज़माने में हम ये कहते थे कि भैया जब हम ऑडिट करने की बात करते हैं तो ऑडिट हमारे पास क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। फिर हमारे आईसीए ने कहा यार इससे स्कोप छोटा बन जाता है, क्योंकि लोग केवल यही समझते हैं कि भैया हमें बैलेंस शीट को जाकर देखना है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखना है, कैश फ्लो को देखना है, नोट्स टू अकाउंट्स को देखना है। ठीक है जी। हमें स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी को देखना है, पर इसके पीछे का जो बैकएंड का जो डेटा होता है, जिसके अंदर आपके वाउचर्स आते हैं, लेजर आते हैं, रिपोर्टिंग आती है, बजटिंग आती है, शेड्यूल्स आते हैं, ठीक है जी, वो कोई कंसिडर करता ही नहीं है। क्योंकि उनके दिमाग में, मोटे मोटे दिमाग में ये बिठाया जाता है कि भैया जाओ इन ऊपर ऊपर वाली चीज़ों को देखो
और ये अगर ठीक ठाक लग रही है तो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर दो, और उस ओपिनियन के दम पर हमारा शेयर होल्डर भी विश्वास कर लेगा, बैंकर भी विश्वास कर लेगा, और आपका कंपनी की मैनेजमेंट भी विश्वास कर लेगी, आपकी सरकार भी विश्वास कर लेगी, वेंडर भी कर लेगा, क्रेडिटर भी कर लेगा, रिसर्च एनालिस्ट भी कर लेगा, और ब्लाइंडली उसी के दम पर सारा कंपनी का पैसा लगाया जाएगा। फिर कंपनी लॉस में आ जाएगी, फिर शेयर होल्डर का पैसा डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो ये सारी जानकारी है। तो मेरे ख्याल से मैं आपको समझा चुका हूँ बढ़िया तरीके से कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस होता है। आई बात समझ में? यहाँ तो कोई डाउट है तो बता दो, और जितना भी मैंने अभी पढ़ाया है इसको पॉज करके, थोड़ी देर पॉज करके इसकी रिवीजन कर लो। हालांकि मैंने अभी कुछ ज़्यादा तो बताया नहीं आपको। क्या क्या जानकारी बताई है मैंने आपको कि भैया हमें ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। किसका करना पड़ेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं, अब हम किसका इस्तेमाल करेंगे? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे। और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन छोटा कॉन्सेप्ट नहीं होता, उसके अंदर लेजर भी आता है, ट्रायल भी आता है, आपके बजटिंग भी की आती है, आपकी मल्टीपल रिपोर्ट्स के बारे में भी जानकारी आती है। पर इसके अंदर जो भी जानकारी होगी वो सारी की सारी पैसों से संबोधित होगी। तो जो भी इन्फॉर्मेशन होगा आपका सीधी सी बात है मनी रिलेटेड होगा। ठीक है जी। तो अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करूँगा तो ये मेरे पास अपने में एक तरह से क्या माना गया, आपका स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट माना गया है। ठीक है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे पास क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है हमारे पास। बैलेंस शीट में डेटा को स्टडी करना कितना ऑर्गेनाइज्ड होता है हमारे पास। शेड्यूल 3 का हम इस्तेमाल भी करते हैं जगह जगह पे अकाउंटेंसी मेंटेन करने के लिए। और ये जो हमारा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होता है इसमें थोड़ा सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की कमी होती है, और इसीलिए कई बार इसको बदले में क्या कहते हैं, रॉ डेटा का नाम देते हैं। पर इसी रॉ डेटा के दम पर ही क्या बनता है, हमारा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट बनता है। तो इस रॉ डेटा को टेक्निकल भाषा में आप क्या नाम दे सकते हैं? इसको टेक्निकल भाषा में आप बैकएंड का नाम दे सकते हैं। और ये जो हमारा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है जिसको हमारे यूज़र्स देखते हैं, फाइनेंशियल यूज़र्स देखते हैं, क्या नाम बोला मैंने? फाइनेंशियल यूज़र्स, या जिसको हम लोगों ने पीछे क्लास में क्या पढ़ा था, इंडीड यूज़र्स का नाम भी दिया था, जिसके अंदर हमारी सरकार भी आती है, कंपनी की मैनेजमेंट भी आती है हमारे पास, हमारा वेंडर भी आता है, कस्टमर भी आता है, क्रेडिटर्स भी आते हैं हमारे पास, हमारे रिसर्च एनालिस्ट कैटेगरी के लोग भी आते हैं। ये जितने भी लोग हैं ये हमारे फाइनेंशियल यूज़र्स हैं। ये इनको साफ़ सुथरी रिपोर्ट दिखती है। तो इसके इन्वायरमेंट को टेक्निकली हमने क्या नाम दिया? फ्रंट एंड का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। आई बात समझ में? तो हमने क्या बोला, हमारे पास दो कॉन्सेप्ट है, एक मेरे पास बैक एंड वाला कॉन्सेप्ट है, एक मेरे पास फ्रंट एंड वाला कॉन्सेप्ट है। फ्रंट एंड को मैंने यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का दर्जा दिया, और बैक एंड को मैंने यहाँ पे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का दर्जा दिया। तो जैसे ही हमारी स्टेटमेंट बन गई, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, हमारे ऑडिट करने का जो दायरा है वो ऑटोमेटिकली आपका बढ़ गया है। ठीक है जी। तो मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में क्या बोला कि यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूंगा तो ये मेरे पास अनस्ट्रक्चर्ड है कि स्ट्रक्चर्ड है? हमने कहा जी ये तो स्ट्रक्चर्ड है हमारे पास। ठीक है जी। ये हमारे पास स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन है हमारी। ठीक है जी। किसका? फाइनेंशियल जानकारी का। और वो फाइनेंशियल जानकारी किसको रेफर करती है? पास्ट को कि फ्यूचर को? हमने कहा हिस्टोरिकल को। और हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रेफर करता है। तो जो मेरा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन था वो अपने में रॉ था, जब उसको हमने तमीज़ से पेश करा तो वो अपने में क्या बन गया? स्ट्रक्चर्ड बन गया। और उसको बदले में हमने क्या नाम दिया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का दर्जा यहाँ पर दे दिया। ठीक है बच्चे, क्लियर है बात सभी को? तो ये जो हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है इसके अंदर बड़े सारे टॉपिक्स के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी। ठीक है ना। ये हमें कुछ और चीज़ें भी क्या करता है? कम्युनिकेट करता है। किसको कम्युनिकेट करता है? ये इकोनॉमिक रिसोर्सेज को कम्युनिकेट करता है, और इकोनॉमिक ऑब्लिगेशन को भी कम्युनिकेट करता है। ठीक है जी। तो अगर मैं यहाँ पे रिसोर्सेज की बात करता हूँ तो ये हमारे इनकम को रेफ़र करता है और हमारे एसेट्स को रेफ़र करता है। रिसोर्सेज का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू इनकम एंड इट रेफर्स टू एसेट्स। और ऑब्लिगेशन मतलब ये हमारी लाइबिलिटीज़ को रेफ़र करता है कि भाई जिसका कर्जा देना वापस करो।
और ये हमारे एक्सपेंसेस को रेफ़र करता है। जिन लोगों की आपने सेवाएं ली हैं, जो खर्चे आपने करने उनको पे ऑफ करो। तो ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर ये जानकारी भी कम्युनिकेट होती है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज और इकोनॉमिक ऑब्लिगेशन। इकोनॉमिक नाम का शब्द आपको पता ही क्यों लगाया जाता है, जहाँ पर भी शॉर्टेज वाली चीज़ें नज़र आती हैं, जिन चीज़ों की कमी आएगी वहाँ पे ऑटोमेटिकली इकोनॉमी नाम का शब्द आ जाएगा। जहाँ पे डिमांड और सप्लाई की बात आती है वहाँ पे किसका शब्द आता है, इकोनॉमिक नाम का शब्द हमारे पास प्रेजेंट हो जाता है। आई बात समझ में। तो इसके अंदर तो हमारे पास बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे मान लो मेरे को पॉइंट इन टाइम की बात करनी है तो वो जानकारी भी मिल जाएगी हमें, है ना। यहाँ पे हमें पीरियड ऑफ टाइम की बात करनी है, इसको मैंने क्या नाम दिया, पिट का नाम दिया, PIT पिट का नाम दे दिया, और उसको मैंने पॉट का नाम दे दिया है। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है इनमें से कौन सा शब्द बैलेंस शीट को रेफ़र करता है और कौन सा शब्द आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को रेफ़र करता है। पॉइंट इन टाइम किसको रेफ़र करता है, बैलेंस शीट को करता है, प्रॉफिट एंड लॉस को करता है। पॉइंट ऑफ टाइम किसको रेफ़र करता है, ये आपने कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना है। अगर आप बता पाए तो देख लेंगे इसको, ठीक है भैया। तो ये हमारे पास पूरी जानकारी होगी किसके बारे में, रिगार्डिंग आपके थोड़े से टॉपिक के बारे में, जहाँ पे हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी दी है। तो देख रहे हो कि कैसे कैसे हमारा ज्ञान बढ़ता जा रहा है। तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करेंगे, तो अब हमें पता लग गया कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एक वाइडर कॉन्सेप्ट है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा उसके मुकाबले में छोटा कॉन्सेप्ट है। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का जो डेटा है उसकी मदद से हमारे पास क्या बनेंगी, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी, ठीक है जी। और हमारा ऑडिटर भैया क्या करता है, हमने कहा वो एग्जामिन करेगा, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करेगा, और वो अंदर अंदर ये भी चेक करेगा कि जो भी मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बना रहे हैं, जो प्रिपेयर्ड हो रही है, ठीक है जी, क्या वो हमारा एज़ पर FRF के अकॉर्डिंगली हो रही है कि नहीं हो रही है। और FRF को हमने यहाँ पे क्या नाम दिया, इसको नाम दिया हम लोगों ने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है भैया। क्या हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, क्या वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करके काम कर रहा है या वो इंड AS के अनुसार काम कर रहा है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे पास 29 हुआ करते थे, फिर छठे नंबर को 8वें नंबर को उठा के बाहर फेंक दिया। कहीं कंपनी वाले अभी भी तो छठे नंबर का इस्तेमाल नहीं कर रहे, कंपनी वाले अभी भी 8वें नंबर का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 है, जहाँ पर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, केवल वही ट्रांजैक्शन कंसिडर करी जा रही है ना प्रॉफिट इवैल्यूएशन में, कहीं दूसरी तरह का कॉन्ट्रैक्ट तो कंसिडर नहीं हो रहा। तो ये जब हम सारी बातें चेक करेंगे तो हमने यहाँ पे क्या बोला कि हमारा जो ऑडिटर है वो चेक करेगा कि सारा का सारा जितना भी काम हो रहा है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारी प्रिपेयर हो रही है, वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार हमारा काम होना चाहिए। जब हम FRF की बात करते हैं तो ये बेसिकली होता क्या है बेटा, ये हमारे पास रूल्स होते हैं हमारे पास। हमने कहा ये हमारे पास गाइडलाइंस होती हैं हमारे पास, या इसको आप बदले में क्या कह सकते हो, इसको बदले में प्रोटोकॉल्स कह सकते हो। प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन। मैं दोबारा से स्पेसिफाई कर देता हूँ, PROTOCOLS, इसको प्रोटोकॉल्स कहते हैं। और प्रोटोकॉल्स के अंदर दो शब्द आते हैं हमारे पास, रूल्स नाम का शब्द भी आ जाता है और साथ में आपका रेगुलेशन नाम का शब्द भी आ जाता है। तो ये हम चेक करते हैं कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हमें गाइडलाइंस बताता है, रूल्स बताता है, प्रोटोकॉल्स बताता है कि जो भी काम हमारे पास हो रहा है वो ढंग से तमीज़ से हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। और वो उसमें 3 शब्द हमारे पास आते हैं। हमने कहा ACP की पोस्ट का नाम तो आपने सुना होगा। ACP कहाँ का, दिल्ली का भैया, ठीक है जी। ये हम कह सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के कमरे में हमने लगा दिया AC। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ये चेक करता है कि DP का AC ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, या ACP का D काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये सारी बातें हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब जब हम A नाम के शब्द की बात करते हैं तो A नाम का शब्द यहाँ पे अमाउंट को रेफ़र करता है। C नाम के शब्द की बात करते हैं, C नाम का शब्द यहाँ पे क्लासिफिकेशन को रेफ़र करता है। और P नाम के शब्द की बात करेंगे तो ये हमारी प्रेजेंटेशन को रेफ़र करता है। और D की बात करेंगे, ये हमारे डिस्क्लोज़र को रेफ़र करता है। तो सब कुछ प्रॉपरली डिस्क्लोज होना चाहिए। इन्वेंट्री का सिस्टम कौन सा फॉलो कर रहे हो, लीफो कर रहे हो, फीफो कर रहे हो, प्रॉपरली होना चाहिए। क्लासिफिकेशन के बारे में आपको ज्ञान है ना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है हमारा, है ना। ये आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है हमारे पास। अमाउंट के बारे में पूरा खुलासा होना चाहिए।
प्रेजेंटेशन के बारे में प्रॉपरली खुलासा होना चाहिए। तो जो हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है वो हमें गारंटी देता है कि अगर मेरा सीए फाइनेंशियल चेक करता है कि कंपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का ढंग से इस्तेमाल कर रही है कि नहीं कर रही है, तो वो एफआरएफ का जितने भी रूल्स होते हैं वो कितने एरिया में इस्तेमाल करते हैं, हमने कहा 4 एरिया में। और 4 एरिया का शॉर्टकट क्या है, जिसको मैंने बोला दिल्ली का एसीपी। क्या बोला मैंने? दिल्ली का एसीपी। और दिल्ली का एसीपी क्या बनता है? ए फॉर अमाउंट हो गया, सी फॉर मेरे पास क्लासिफिकेशन हो गया, पी फॉर प्रेजेंटेशन हो गया, और डी फॉर मेरे पास यहाँ पे डिस्क्लोजर हो गया हमारे पास। ठीक है भैया। तो प्रॉपरली तमीज़ से काम होना चाहिए, शेड्यूल 3 के अनुसार हमारा काम होना चाहिए, तभी जाके काम बन पाएगा। ओके, तो ये सारी की सारी जानकारी हमारे पास होगी तब जाके हमारा काम ढंग से हो पाएगा। तो ये हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन होगी। तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कितना खतरनाक शब्द है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितना खतरनाक शब्द है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करेंगे तो ये हमारे पास क्या प्रोवाइड करता है? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है जी। और यहाँ पे जो भी काम होगा वो सारा का सारा आपका मॉनिटरी टर्म्स में होगा, मनी के संपर्क में होगा, चाहे आप फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे या फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करेंगे। और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को हमने यहाँ पे बैक एंड का नाम दिया, इसको हमने यहाँ पे फ्रंट एंड का नाम दिया। ये हमारे पास स्ट्रक्चर्ड रिपोर्ट फॉर्मेट होता है, ये हमारे पास रॉ डेटा की फॉर्म में होता है। यहाँ पे आपका लेजर भी आता है, ट्रायल बैलेंस भी आता है, आपके वाउचर्स भी आते हैं, आपके इनवॉइसेस भी आते हैं, आपकी रिपोर्ट्स भी आती हैं, आपकी मंथली सेल ट्रांजैक्शंस भी आती हैं। तो काफ़ी सारा डेटा आता है। और उसी रॉ डेटा की दम पर हम क्या करते हैं? प्रॉपरली आपका बैलेंस शीट को बनाते हैं, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाते हैं, आपके कैश फ्लो को बनाते हैं, आपके नोट्स टू अकाउंट्स को रेफ़र करते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास क्या होता है? आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन होता है। तो मोटा मोटा तौर पे अगर मैं एफआरएफ की बात उसकी बात करूँगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करूँगा, तो ये 5 चीज़ों का हमारे पास हिसाब किताब होता है। और हमारा जो सीए है, जो हमारा ऑडिटर है, जिसके पास भाई के पास हमारा सर्टिफिकेशन ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए। जब आप सीए बनते हैं तो सीए बनने के बाद अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको आईसीएक से अप्लाई करना पड़ता है कि आप हमें सर्टिफिकेशन ऑफ प्रैक्टिस दे दो भैया, और हम यहाँ पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं। और अगर आपको सीओपी मिल गया तो आपको काम करना पड़ेगा। अब ये नहीं कि आपने सीओपी भी ले लिया और इधर आप बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि ठीक है जी मैं तो ऑडिट भी कर लूँ, तो ऐसा काम नहीं चलेगा। अगर आप फुल फ्लेज पढ़ा रहे हैं तो आपको अपना सीओपी क्या करना पड़ेगा? जमा कराना पड़ेगा आईसीआई के पास। ठीक है भैया। तो अगर हमारा सी होना चाहिए, ऑडिटर होना चाहिए, सीओपी हमारे पास होना चाहिए, और तब जाके हमारा ये सीए क्या करेगा? ऑडिट करेगा। और ये क्या करेगा? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करेगा। और किसका करेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं, अब हम बोलेंगे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन वाइडर कॉन्सेप्ट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा छोटा कॉन्सेप्ट है। ये मेरे ख्याल से ये जानकारी हो गई है। तो अब अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में क्या फ़र्क होता है, तो धो धो के आप मारोगे उसको और इतना ज़बरदस्त बताओगे जिसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। ठीक है भैया। तो सीए जो है ना वो कंटेंट से जाना चाहता है, ड्रामेबाजी से नहीं जाना जाता, शोर शराबे से नहीं जाना जाता। अगर आपको सीए बनना है, अगर आपको ख़तरनाक आदमी बनना है, डेफिनेटली आपको ज्ञान लेना पड़ेगा और गहराई में ज्ञान लेना पड़ेगा, तब जाके आप फ्यूचर में पैसा कमा पाएंगे। एट द एंड हमें भी क्या कमाना है? पैसे ही कमाना है भैया। अब एक सीए जिसकी तनख्वाह 50,000 रुपये और एक सीए जिसकी तनख्वाह मान लो 2 लाख 3 लाख रुपये 4 लाख रुपये महीने की है, तो भैया दोनों में फ़र्क अगर है तो डेफिनेटली कहने की कंटेंट वाली बातें आ जाती हैं हमारे पास, उन सबको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए, हम लोगों ने बोला था कि इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन वाला मुद्दा हमारा क्लियर हो गया। और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हो गया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में कंपैरिजन भी हो गया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 5 कंपोनेंट्स होते हैं वो भी हमारे पास हो गए। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है उसके बारे में भी हमने जानकारी दे दी। और बाकी सीए फाइनल के अंदर तो आपका 100 नंबर का पेपर है जो आपको ये बताएगा भैया फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एग्जैक्टली होती क्या चीज़ है ना। वो जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी बड़े आराम से। तो ये जानकारी होगी। उसके बाद हम क्या कहते हैं, यहाँ पे जो भी हमारा काम होगा वो एंटिटी के संपर्क में होगा, है ना। अब एंटिटी मेरी जो है वो प्रॉफिट कमा रही है या लॉस अकड़ कर रही है या वो मेरी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई छूट नहीं मिलेगी। अगर आप ऑडिट करने के दायरे में आते हैं तो आपको ऑडिट करवाना ही पड़ेगा। ठीक है भैया। अच्छा, हमारा जो लीगल फॉर्म है, अगर मेरे पास प्रोप्राइटरशिप है या मेरी पार्टनरशिप है, ठीक है, या हमारे पास लेटेस्ट आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या लेटेस्ट हमारे पास पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, अगर हम चाहते हैं हमारी शेयर बाज़ार में लिस्टिंग होनी चाहिए, या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है मेरे पास, या मैंने कोई एनजीओ बना लिया या कोई ट्रस्ट बना लिया या कोई बैंक आ गया मेरे पास, तो भैया अगला साफ कह रहा है किसी भी तरह का फॉर्मेट अगर आपके पास अवेलेबल है उससे फ़र्क नहीं पड़ता।
अगर आप ऑडिट के दायरे में आते हैं तो आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा सीए के द्वारा। ऑडिट के दायरे में कैसे आते हैं वो आगे हम डिस्कस करेंगे। मैंने क्या बोला, ऑडिट एक खतरनाक सब्जेक्ट है, एक लेक्चर में सारी बातें ख़त्म नहीं कर सकते हम लोग, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो भी काम हो रहा है इरिस्पेक्टिव हो रहा है हमारा, उसका साइज़ जैसे मर्जी हो जाए, है ना। एक कंपनी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी का मतलब हमने कहा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी हमारी बहुत ही बड़ी है भैया। हमने कहा तकरीबन मान लो 19 लाख करोड़ की कंपनी है हमारे पास। अब 19 लाख करोड़ का मतलब समझते हो आप, ये लिख दिया मैंने 19,000, 1,90,000, ये हो गया 19 लाख। आगे करोड़ है 1 2 3 4 5 6 7। ये भाई हमारे पास क्या है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की क्या है, मार्केट कैप है हमारे पास, मार्केट कैपिटलाइजेशन है हमारे पास। तो बताओ इस कंपनी का जो साइज़ है वो छोटा है कि बड़ा है, बहुत बड़ा भैया। और हमने कहा एक कोई भी कंपनी उठा लो आप, XYZ नाम की कंपनी उठा लो, हमने कहा उसका जो मार्केट कैप है वो कितने का, 100 करोड़ का है। या मान लो मैंने कहा एक और कंपनी है उसका मार्केट कैप कितना है, मैंने कहा 1 करोड़ का है। तो भाई इसका साइज़, इसके साइज़, उसके साइज़ में क्या ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो क्या ऑडिट की परंपरा बदल जाएगी, अगर वो उस नॉर्म्स के अंदर आता है तो सबको ऑडिट करवाना पड़ेगा। ठीक है भैया। सर सीए को क्या ऑडिट करना चाहिए? अरे भैया कल को आप सीए बन जाओगे तो आप बड़े सारे काम धंधे कर सकते हो, बड़े सारे काम धंधे कर सकते हो, है ना। तो उसी तरीके से अगर आपका प्रैक्टिस करने का मन है तो आप प्रैक्टिस भी करिए, और प्रैक्टिस के अंदर अगर आपको ऑडिटर बनना है तो आप ऑडिटर भी बनिए। सर क्या पैसा मिलता है हमारे पास? बहुत पैसा मिलता है बेटा, ऑडिट करने का बहुत पैसा मिलता है। गूगल में जाके सर्च करना कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कितना पैसा खर्चता है, तकरीबन 300 करोड़ रुपये ऑडिट का खर्चता है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की बात करोगे ये कितना पैसा खर्च देता है, ये भी मोटा मोटा मेरे ख्याल से शायद 58 करोड़ या 59 करोड़ रुपीज़ आपका बड़े आराम से खर्च देता है। 60 करोड़ के आसपास का हिसाब किताब है रिलायंस इंडस्ट्री का। तो अब आप मेरे को गूगल में जाके सर्च करके बताना कि भैया टाटा कंपनी ऑडिट के लिए कितना फ़ीस देती है। इसमें ऑडिट का फ़ीस भी आ जाता है और बाकी सारे एक्सपेंडिचर भी आ जाते हैं जिसका संपर्क ऑडिट से ही होता है। आई बात समझ में? तो टाटा कितना देता है भैया, अडानी ऑडिट करने का कितना पैसा खर्चता है। ठीक है, बिरला के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देना मेरे को, तो ये बताना कि भैया ऑडिट करने में कितना खर्चा होता है। सत्यम नाम की कंपनी सन 2009 की कंपनी, जब फ्रॉड हुआ था हमारे हिंदुस्तान में, इसका ऑडिटर कौन था ढूंढ के बताना मेरे को। उसको हमने ऑडिट की फ़ीस कितनी दी थी, ठीक है, ऑडिट का फ़ीस कितना दिया था। वो जो हमारी बिग 4 कंपनी के नाम आते हैं उनमें से कौन सी कंपनी का ऑडिटर था हमारे पास। तो थोड़ा अगर आप सर्वे करेंगे ना तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। बाकी ऑडिट में बहुत मोटा पैसा है भैया, ठीक है ना, बहुत मोटा पैसा है। अब सारे के सारे काम हमारे पास क्या होने चाहिए, तमीज़ से होने चाहिए। और तमीज़ को टेक्निकली हम लोगों ने क्या नाम दिया, तमीज़ को हमने नाम दिया एथिक्स। और यही रीज़न है कि हमारे पेपर का नाम क्या है, हमारे पेपर का नाम है ऑडिट एंड एथिक्स। कह रहे भैया ऑडिटर को फिसलने के बड़े मौके मिलते हैं, बड़े आराम से मौके मिलते हैं। भाई रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की बात कर रहे हैं, हमने कहा 19 लाख करोड़ की कंपनी है भैया। अगर किसी सीए ने कोई चोरी चकारी पकड़ लिया, सीएफ हमने चोरी चकारी पकड़ ली, तो मुकेश अंबानी के लिए 100 करोड़ या 200 करोड़ देना उस फ्रॉड को छुपाने के लिए, एरर को छुपाने के लिए, उसके फॉल्ट्स को छुपाने के लिए, क्या वो कर नहीं सकता? बड़े आराम से कर सकता है। और क्या सीए हमारा ऐसी बातें करता है कि नहीं सर गंदी बात, मैं तो ऐसा काम नहीं करूँगा। सामने 100 करोड़ रुपये पड़ा हुआ है, आपका मन पिघलता है नहीं पिघलता? और आपका जन्म सन 2000 के बाद हुआ है, आप जेनजी कैटेगरी के हैं। सर जेनजी से क्या मतलब है, आप हमारे पे लांछन लगा रहे हो? क्या हमारे एथिक्स नहीं होते? नहीं, बहुत अच्छे एथिक्स होते हैं। मैं तो वैसे ही बस केस स्टडी आपके सामने इकट्ठी कर रहा था, आप नाराज़ मत होना भैया। जेनजी कौन है? जेनजी तो इतना खतरनाक है जिसने नेपाल बंद करवा दिया। तो आप तो एथिकली बड़े स्ट्रांग हो, है ना। एक आपने और पेपर का नाम सुना होगा, CFA, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, ग्रेजुएशन के बाद बच्चे देते हैं भैया। इसके अंदर बड़े सारे लेवल होते हैं, एक लेवल 1 होता है हमारे पास, एक लेवल 2 होता है, एक लेवल 3 होता है हमारे पास। लेवल 1 के अंदर भी इनको क्या पढ़ाया जाता है, एथिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है। और आप बिलीव नहीं करोगे, वहाँ पे तकरीबन मेरे ख्याल से 8 या 10 टॉपिक्स होते हैं जो पेपर में आते हैं, और सबसे ज़्यादा वेटेज होती है एथिक्स के नाम की टॉपिक की होती है। 15 से लेकर 20% की एथिक्स के नाम की वेटेज होती है। तो करप्शन इतना बढ़ चुका है, पैसे की भूख इतनी बढ़ चुकी है कि बंदे के एथिक्स मर जाते हैं। इसलिए अब हम ऑडिट की बात नहीं करते, हम साथ में ऑडिट एंड एथिक्स की बात करते हैं कि हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर भी क्या होने चाहिए, एथिक्स होने चाहिए, कि कल को वो शेयर होल्डर्स के साथ गद्दारी ना करे, गवर्नमेंट के साथ गद्दारी ना करे,
वेंडर के साथ, कस्टमर के साथ, बैंकर के साथ, रिसर्च एनालिस्ट के साथ गद्दारी ना करे, क्योंकि जाहिर सी बात है सीए को जो पेमेंट मिल रही है ऑडिट करने के लिए वो शेयर होल्डर्स के प्रॉफिट से ही जा रही है। ठीक है, तो डेफिनेटली उसकी जो लॉयल्टी है वो किसके प्रति है, कंपनी के प्रति नहीं है। उसकी जो लॉयल्टी है वो सीधा शेयर होल्डर्स के प्रति है, और डेफिनेटली उसको ये एथिक्स मेंटेन करने पड़ेंगे, तब जाके काम होगा। ठीक है भैया, तो हमने क्या बोला, ऑडिट की परिभाषा क्या है, हमने कहा इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बेटा, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है। और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के अंदर हमने क्या पढ़ लिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मुद्दा पढ़ लिया। किसके बारे में हम जानकारी की बात कर रहे हैं, एंटिटी के बारे में जानकारी की बात कर रहे हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज़ की बात कर रहे हैं, लीगल फॉर्म की बात कर रहे हैं। छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, हमारी सेहत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, पब्लिक लिमिटेड हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, साइज छोटा हो, साइज बड़ा हो, उसका वॉल्यूम छोटा हो बड़ा, उससे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मार्केट कैपिटलाइजेशन उसका कम है या बड़ा हो, उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। सर ये मार्केट कैप आप कर रहे हैं एग्जैक्टली होता क्या है, ये आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक पेपर होता है भैया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। वहाँ पर आपको मार्केट कैप के बारे में आपके टीचर बहुत अच्छे तरीके से जवाब देंगे। फिर भी कभी समय मिलेगा तो मैं आपको अच्छा जवाब दे दूंगा इसके बारे में। तो कहने का मतलब है कि भाई चाहे वो प्रॉफिट कमाए, चाहे वो लॉस कमाए, चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर वो ऑडिट के दायरे में आती है तो उसको करना ही पड़ेगा, हम करेंगे। और सारा ऑडिट करने के बाद मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, हमारा ऑडिटर क्या करता है, एक रिपोर्ट बनाता है ना रिपोर्ट। उस रिपोर्ट को हमने क्या नाम दिया था, ऑडिट रिपोर्ट का नाम दिया था। और उस रिपोर्ट के अंदर हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। क्या एक्सप्रेस करते हैं, हम एक्सप्रेस करते हैं अपना ओपिनियन कि क्या कंपनी में सारा काम ढंग से हो पा रहा है, कहीं कोई इवैल्यूएशन में गलती या मैनिपुलेशन तो नहीं हो रही है, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, कोई एरर तो नहीं हो रहा, कोई थ्रेट्स का लेवल ढंग का है कि नहीं है, कोई रिस्क का लेवल है कि नहीं है, क्या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रॉपरली लगाए गए नहीं गए हैं। अभी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से घबराना मत, ये मत कहना कि सर समझ में नहीं आया, अभी तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में हम खुलासा करेंगे, और इतना बढ़िया खुलासा करेंगे जिसका हिसाब किताब नहीं होगा। ओपन चैलेंज करता हूँ मैं। तो ये सारी जानकारी बेटा हो गया हमारे पास किसके बारे में, ऑडिट को लेकर। तो मेरे ख्याल से अब ऑडिट के बारे में आपको बहुत सारा ज्ञान मिल गया। तो सर क्या हमने पूरी क्लास में 2 क्लास में ऑडिट की परिभाषा पढ़ी? नहीं बेटा, हमने ऑडिट का पूरा सार पढ़ लिया आपका। ठीक है जी, ऑडिट एग्जैक्टली होता क्या है। अब जैसा आप जानते हैं कि जब हम अकाउंट्स की बात करते हैं तो हमें तमीज़ से काम करना होता है। तमीज़ को फॉलो करने के लिए हमारे पास एक किताब बनी हुई है। किताब को हम लोगों ने क्या नाम दिया बदले में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम दिया हुआ है। उसी तरीके से जब मैं ऑडिट की बात करता हूँ भैया, तो ऑडिट के लिए भी हमारे पास क्या होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, जिसको हमने क्या नाम दिया, एसए का नाम दिया हुआ है। और एसए की फुल फॉर्म की बात करूँगा तो क्या मतलब है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट की बात हम कर रहे हैं। और ये जो हमारे एसेज होते हैं ग्लोबल होते हैं बेटा। ठीक है भैया, ग्लोबल होते हैं, हमारे पास ग्लोबल बॉडी होती है। वहीं से हम लोगों ने भी, आईसीए ने भी क्या करा है, उसको टेपा है या उसको अडॉप्ट करा है या मोटिवेशन हुआ मिला उसको, ये शब्द सही रहेंगे आपके लिए। और वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हम यहाँ पे फॉलो करने की बात करते हैं। ठीक है भैया, तो आने वाले समय में काफ़ी सारे टेक्निकल शब्द आपके समक्ष आएंगे कि सर ICA क्या होता है। बेटा ये तो आपको पता ही है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया होता है। इसके आगे एक बोर्ड होता है जिसको हम AASB कहते हैं, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड की बात करते हैं। ये क्या लॉन्च करते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट को लॉन्च कर देते हैं बेटा, एसएस को लॉन्च कर देते हैं हमारे पास, है ना। ये जो हमारा ICA ये तो इंडियन बॉडी है ना, इंडियन बॉडी। और ये हमारा प्रभावित होती है इंटरनेशनल बॉडी से। तो इंटरनेशनल बॉडी की बात करूँगा तो उसमें किसका नाम आता है, एक नाम आता है IFAC की नाम आता है, IFAC कहते हैं। और IFAC की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूँगा तो मैंने बोला जी इसकी फुल फॉर्म होती है मेरे पास इंटरनेशनल, F से मेरा क्या बन गया, फेडरेशन ऑफ किसका, ऑफ अकाउंटेंट्स का। तो ये मेरे पास भैया इंटरनेशनल अकाउंटेंट्स की बॉडी है। ये भी किससे प्रभावित है, हमारे एक बोर्ड से प्रभावित है। उस बोर्ड का नाम मेरे पास क्या आता है, IAASB आता है, जिसको हमने क्या नाम दिया, आई से हमारा क्या मतलब बन गया, इंटरनेशनल। ए से मेरा क्या बन गया, मतलब यहाँ पे ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस
स्टैंडर्ड बोर्ड, IAASB हमारी इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड है हमारे पास। और इसने क्या लॉन्च करा, आपका ISA को लॉन्च करा। और ISA की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो हमने कहा जी हमारे पास IFAC होता है, तो मैंने कहा जी यहाँ पे ICI होता है। इसका बोर्ड है मेरे पास IAASB, हमने कहा यहाँ पे है AASB। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या बोला, IAS को लॉन्च कर दिया, हमने अडॉप्ट कर लिया SA के नाम पे। समझ रहे हो कि हम पूरा ग्लोबली वर्ल्ड के साथ चल रहे हैं। ये हमारी इंडियन एनवायरनमेंट को रिफ्लेक्ट करता है, ये हमारे इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को रिफ्लेक्ट करता है हमारे पास। ठीक है बेटा, तो हर चीज़ की हमारे पास क्या होती है, तमीज़ होती है, और तमीज़ को हम फॉलो करते हैं। तो IAS और AS काफ़ी सिमेट्री है हमारे पास। कुछ आपने इंटरनेशनल पेपर्स का नाम सुना होगा, तो वहाँ पर भी इसी ऑडिट के स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल होता है, राइट। तो जब हम ऑडिट के सिलेबस की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास बड़े सारे चैप्टर आते हैं, तकरीबन 11 चैप्टर हमारे पास आएंगे आपके। और 11 चैप्टर की अगर हम बात करेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा, सातवां, आठवां, 11, ये सारे के सारे ऐसे पे बेस्ड हैं बेटा। आई बात समझ में। इसके अलावा कुछ और चैप्टर बच जाते हैं हमारे पास। कौन कौन सा, 5वां नंबर, 9वां नंबर, 10वां नंबर। 10वें नंबर की बात करेंगे, ये रिफ्लेक्ट करता है कि इसको बैंक ऑडिट को। ठीक है जी। और ये जो हमारा 5वां है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, तकरीबन 130 पेजेस का चैप्टर है बेटा। ये अगर आप स्टडी मटेरियल कंसिडर करेंगे बहुत बड़ा चैप्टर है, जिसको हम कहते हैं ऑडिट करेंगे हम यहाँ पे ऑफ किसका, आइटम्स का, ऑफ किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितने कंपोनेंट्स होते हैं, 5। अब तो खून में मिल गया होगा, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो और स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। ये 5 नाम आपको याद होना चाहिए। सर ये तो चलो समझ में आ गया, बढ़िया समझ में आ गया, शॉर्टकट में बता दिया मैंने आपको। ऐसे ही बच्चा कहता है सर एक हमने नफरा का नाम बड़ा सुना हुआ है, ICI की से बहुत टक्कर होती है, टकराव होती है, वो अपने कुछ गुंडागर्दी करता है, ICI अपने गुंडागर्दी दिखाता है, और दोनों में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। ये क्या चीज़ है भैया हमारे पास, पढ़ेंगे आगे, डिस्कस करेंगे। तो एक छोटा सा हमने फ्रेमवर्क दे दिया कि जो भी हम स्टैंडर्ड्स का आज के डेट में इस्तेमाल करते हैं, हम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। धंधा जो है, बिज़नेस जो है, वो ग्लोबलाइज हो चुका है, पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है, तो हम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को ही फॉलो करने में बिलीव करते हैं। तो अकाउंट्स को तमीज़ से बनाना है, तो हमने कहा स्टैंडर्ड्स होते हैं हमारे पास। स्टैंडर्ड 2 तरह के हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडियस। इंडियस का ज्ञान कब मिलेगा, CA फाइनल के अंदर, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ज्ञान कब मिलेगा आपका, इंटर के अंदर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अच्छी तरह से बढ़िया तरीके से पढ़ लेना बेटा। अगर हम AS की बात करते हैं तो AS को बढ़िया तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि AS का ज्ञान केवल इंटर तक ही सीमित है। आगे तो आपको CA फाइनल में क्या मिलेगा, इंड AS का ज्ञान मिलेगा। तो चलिए, ये हमारी जानकारी है जिसको हमने यहाँ पे समाप्त करा। अगेन किसी तरह की कोई परेशानी आती, किसी तरह की दिक्कत आती है, तो आप मेरे से इस नंबर पे बात कर सकते हैं। और मेरा नाम जो है वो है विकास कपूर। ठीक है बच्चे, चलिए, थैंक यू सो मच। रिवाइज करना, पढ़ना ढंग से, और चीज़ों को कंठस्थ याद करना, 6 बार रिवाइज करना। और कुछ टॉपिक अभी है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, बहुत ज़्यादा आगे वास पढ़ेंगे, या तो छुआ भी नहीं हमने उसको। ओके, रिस्क क्या होता है, थ्रेट क्या होता है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, एप्लीकेशन कंट्रोल क्या है, जनरल कंट्रोल सिस्टम क्या है, क्या डिफरेंस है, सारी जानकारी आपको बताऊंगा। चलिए, बाय बाय।